अपना कैलकुलेटर भी निकालें ताकि ना कुछ कैलकुलेशन आपसे करवानी है, एक एंट्री आपसे करवानी है, बाकी सारा क्वेश्चन मैं करवाऊं। वही एक एंट्री होएगा और साथ साथ क्वेश्चन हल करते सीखते भी जाएंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब बोले ना उमर भाई बस कर दें। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, column for total and comparative figures are not required। चलो एक तो बात क्लियर होगी ना, कंपैरेटिव अगर इंफॉर्मेशन है भी सही तो कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे, और दूसरा कॉलम फॉर टोटल भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब क्वेश्चन देखिएगा जरा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू AstraZeneca लिमिटेड। शेयर होल्डर इक्विटी 1 जनवरी 2020, मतलब ओपनिंग बैलेंस मिल गए हमें। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, लैंड और बिल्डिंग। चलो सवाल शुरू करते हैं ताकि हमारा काम तो स्टार्ट हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। for the year ended 31st December 2020, share capital, share premium, जनरल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग, revaluation, रुपीज इन मिलियन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। हाँ जी, 250 हमें गिवन है शेयर कैपिटल का बैलेंस। शेयर प्रीमियम 138, रिटेन अर्निंग 142, तो यहां पर 250। शेयर प्रीमियम कितना है 138, रिटेन अर्निंग 142, और सरप्लस हमने दोनों को प्लस करके लिखना है। अलग अलग देने का मकसद कोई और है, हमने अलग अलग नहीं लिखना। 45। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। अब आगे पढ़ते जाते हैं और इसको डील करते जाते हैं। प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्राफ्ट और ऑडिटेड में फर्क होता है। ड्राफ्ट होता है बिफोर ऑडिट, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो सकती हैं, ये सब कुछ ओके नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर यहां पर लिखा होता ना ऑडिटेड, तो ऑडिटेड का मतलब ये होता है कि उसमें जो एडजस्टमेंट होनी थी वो हम कर चुके हैं। तो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिसंबर 2020, आपको प्रॉफिट कितना मिला हुआ है 45 मिलियन, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या है, ये जहां जहां लिखना है वहां हम लिख देंगे। डिविडेंड फॉर द लास्ट 2 इयर्स, यहां पर लिखा हुआ है बोनस फाइनल, और यहां पर लिखा हुआ है इंटरिम कैश, और यहां इस स्टार का लिंक यहां पर आकर बनाओ कि हाफ ईयरली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने अप टू द डेट रहना होता है ना, तो इंटरिम का पता होना जरूरी है किस दिन ये डिक्लेयर हो रही है। अब हम बना रहे हैं 2020, ये जो फाइनल 2019 का है ये क्या कहां रिकॉर्ड होगा, टिक कर देते हैं कि इसको हमने लेना है। 15% 2020 का कहां रिकॉर्ड होगा 21 में, और हम 21 का बना नहीं रहे, हम कंपैरेटिव भी नहीं बना रहे। इंटरिम 2019 का 2019 में रिकॉर्ड होना है, हम उसको इग्नोर कर देंगे, और 12% हमारा रिकॉर्ड होगा
इसका मतलब है फाइनल डिविडेंड हमने जो 2020 में रिकॉर्ड करना है वो है, तो हम सबसे पहले लेते कौन सा है, फाइनल डिविडेंड। बोनस है या कैश है, बोनस है। हाँ जी, एंट्री पास करूंगा 20% मैं लूंगा, 250 का 20%। अब जरा अब आप सवालों के जवाब आपने देने हैं। 50, पहले शायरी से शुरू करते हैं। 50 का बोनस डिविडेंड हमने देना है। एंट्री पास करूंगा, शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर प्रीमियम भी 138 से पड़ा हुआ है, या रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। हुजैफा, शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। साद, सवाल ये चल रहा है बोनस डिविडेंड दे रहे हैं और बोनस में जी रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। जीशान, रिटेन अर्निंग टू। अहमद, शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। नायाब, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। साहर, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। शादी, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। अब यार इसका मतलब क्या होता है कि आप किस तरह बातें सुनते हो। मैंने आपको, आप ना एक स्टाम्प पेपर लेकर आओ, वहां पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर मैं उसके ऊपर साइन करूंगा, ठीक हो। और जब भी डिविडेंड देते हैं रिटेन अर्निंग डेबिट होता है, चाहे कैश हो चाहे कैपिटल हो, सॉरी या बोनस हो। डिविडेंड आपने घर जाते हुए 100 दफा ये बोलना है कि डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग को ही डेबिट करता है। ये जो शेयर प्रीमियम वाली बात है ये अदर देन डिविडेंड के लिए, और यहां पर बात हो रही है, इसलिए आप लोग जो मैं बार बार मना क्यों करता हूं, बातें ना किया करो, बातें ना किया करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्लास में चल क्या रहा है। बोनस डिविडेंड की बात हो रही है, तो डिविडेंड होता ही रिटेन अर्निंग से है, तो रिटेन अर्निंग डेबिट, अगर कैश होगा तो कैश क्रेडिट, और अगर बोनस होगा तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट कितनी थी 50, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट। ठीक होगी बात। हर ट्रांजैक्शन के लिए अब तैयार रहना, ट्रांजैक्शन मैंने अब आपसे ही करवानी है, और जिसने बाद में लेक्चर सुनता है ना वो भी ये पहले ट्रांजैक्शन जो सवाल हम शामिल करते हैं ना वो भी पहले सोचा करे, फिर जवाब का इंतजार किया करे, ताकि तैयारी अच्छी हो जाए। अब उसके बाद आ गया इंटरिम की बात। इंटरिम मिड ऑफ द ईयर हो रहा है, इसके बाद एक नीचे थोड़ा सा एरर बताया हुआ है, वो प्रॉफिट का एरर है, इसलिए हम ना तो कोई बोनस शेयर ना राइट शेयर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो 12% कर दें। 12% कैश डिविडेंड है। एंट्री क्या पास करेंगे कैश डिविडेंड की, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश, तो रिटेन अर्निंग डेबिट कर दो, कैश का कॉलम ही नहीं है। इंटरिम डिविडेंड 250 पे 12% लूं या 300 पे लूं, अप टू डेट 300 का ले 30, रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा, और कोई कॉलम हम बना नहीं रहे कैश का। अब आ जाती है बात नेट प्रॉफिट की। अब पहले क्वेश्चन ये नीचे वाली एडजस्टमेंट पढ़े, फिर प्रॉफिट की तरफ आते हैं, और ये मैंने सारी ट्रांजैक्शन आपसे पूछनी है, इसलिए थोड़ा एक्टिव होकर पढ़ना। AL uses revaluation model for subsequent measurement of its land and building only. The revalued amounts of land and building have been assessed December 2020। हमारे साल के अंदर रिवैल्यूएशन हो रही है, साल के शुरू में या एंड पे, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है हमारी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवैल्यूएशन में जो हुआ है रिवैल्यूएशन वो रिकॉर्ड नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेलेवेंट डिटेल, बैलेंस एज ऑन दिसंबर बिफोर रिवैल्यूएशन, कॉस्ट C75 लैंड की और बिल्डिंग की, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन था 60,
और रीवैल्यूड असेस दिसंबर 158 और 65। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने आपके पास पहली जो वैल्यूज पड़ी हुई है ना, 75 होगी लैंड की, 240 में से 60 माइनस करो जरा, कितना आता है? 180 पड़ा हुआ है बिल्डिंग का। जो लैंड है ना ये है नॉन डेप्रिशिएबल, और जो बिल्डिंग है ना वो है डेप्रिशिएबल। डन। एक दफा मैं आपको वो पढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। यहां पर वो कहता है जो मेरा प्रॉफिट इस साल आया है ना वो 45 मिलियन का आया है, और मेरी जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आई है ना इस साल की वो है 5 मिलियन। ये बात याद रहेगी, प्रॉफिट। और उसके अंदर रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट अभी रिकॉर्डेड नहीं है। अब हम वापस चलते हैं, ये बातें आपसे मैंने पूछनी है सारी। 75 वाली बिल्डिंग मेरी हो गई 65 की। बताओ एसेट कम हुआ ज्यादा? 10 का लॉस आया, लेकिन बिल्डिंग का पहले सरप्लस तो पड़ा हुआ है। देखो जाकर यार, लैंड का मेरा सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 25 का। और आज मेरा लॉस कितना आ रहा है? 10 का। एंट्री क्या पास करूंगा? पहले ओसीआई डेबिट और लैंड। ओके होगी बात? ओसीआई मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओसीआई का कॉलम है इक्विटी के अंदर, लैंड का कॉलम अगर एक्सट्रैक्ट बना रहे होते ना तो ओसीआई से भी माइनस करते और लैंड से भी माइनस करते, लेकिन हम बना रहे इक्विटी। इक्विटी के अंदर लैंड का कॉलम ही नहीं होता, वो लिखेंगे नहीं। हम सिर्फ ओसीआई में से कितना माइनस कर देंगे। ये बात क्लियर? 180 से हमारा लॉस, यानी 180 से बुक वैल्यू थी, 180 से ये हो गया 158। कितना आया? 22 का लॉस आ गया, 22 का लॉस आ गया। अब आप ना मुझे इसकी एंट्री, बुक है ना सबके पास, इसकी मुझे एंट्री पास करके दिखाए, मान जाऊंगा। इसकी एंट्री पास करो ना, जो 22 का हमें लॉस आया है इस लॉस की एंट्री पास करके दिखाए, जल्दी करें जरा। तो जरा से पानी का क्या है? आइए 16 ताजा ताजा अभी टेस्ट भी हुआ है, हो गई एंट्री? पूछ लूं? चले आप बताएं। हाँ जी, आपने कहा ओसीआई डेबिट हो जाएगा। आपने नोट नहीं करना, नोट जब मैं कहूंगा तब करना है। ओसीआई डेबिट हो जाएगा 20 से, और एसओपीएल डेबिट हो जाएगा 2 से, और बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगा 22 से। हाँ जी, बारी सबकी बारी आएगी। शाह जी यही एंट्री होगी। उमर एंट्री ये पास करवानी है। 180 वाला एसेट 158 का हो गया, ये इनकॉर्पोरेट नहीं हुई की हुई बात। अब 22 का हमारा लॉस आया है तो एंट्री पूछी जा रही है। ओसीआई आप कह रहे हो 15 से आएगा, आप कह रहे हो जी ये एंट्री पास होगी, ओसीआई 15 से आएगा और एसओपीएल 7 से आएगा और बिल्डिंग 22 से आएगा। तौसीफ ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। हाँ सर, आपके कौन सी एंट्री बनेगी? ऊपर वाली मतलब नीचे वाली? मैंने पूछना भी है क्यों मुकद्दस? नीचे वाली। मुशर्रफ नीचे वाली। अब सुने, आते हैं वापस। अच्छा मैंने आपको पहले बता दिया था एंट्री अप्रोच मुश्किल समझी जाती है लेकिन रिलायबल है, 100% रिलायबल। सर सस्टेनेबिलिटी का फ्रेमवर्क में से क्वेश्चन है ना?
यहाँ पीरियड्स में से जहां से मर्जी तो 2 सवाल दे देना सस्टेनेबिलिटी से। ठीक। हाँ जी, अब सुनिएगा, यहां पर एक कॉमन सेंस भी बनती है। 5 की एक्सेस डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है ऊपर, 5 की एक्सेस डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है। वो जो 5 की एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो लैंड की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि लैंड की तो डेप्रिसिएशन ही नहीं होती, तो उसकी एक्सेस भी डेप्रिसिएशन। ये बात भी हमें पता है कि सरप्लस पहले से पड़ा हुआ है, पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रॉड ऑन में सरप्लस 45 से नजर आ रहा है। ये वाला रिवैल्यूएशन कब हुआ? साल के एंड पे। इसका मतलब है साल के एंड में तो अभी एक्सेस डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं होगा, जब हमने साल से पहले डेप्रिसिएशन ली होगी तभी एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की होगी। और वो एंट्री क्या पास की होगी? ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग 5 से ये एंट्री पास हुई, तो आपका सरप्लस पड़ा ही 15 से हुआ है। वो जो आपका ये ब्रॉड ऑन 20 से आपको नजर आ रहा है, इसमें से ये 5 एक्सेस डेप्रिसिएशन रियलाइज हो चुका है। और आप ये कह सकते थे कि सर लैंड के सरप्लस में इसको क्यों नहीं रियलाइज किया, वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो आपका सरप्लस 20 से नहीं पड़ा हुआ, आपका सरप्लस 15 से पड़ा हुआ है। तो जब आपने दोबारा लॉस की, देखिए ऐसे कुछ पड़ा होगा, हमने डेप्रिसिएशन ली होगी तो ये भी 5 से, अब हमने एसेट को रीवैल्यू किया होगा, जब रीवैल्यू किया होगा तो हमें 22 का लॉस आ गया, जिसमें ओसीआई पड़ा हुआ था 15, मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 15 से, एसओपीएल 7 से और बिल्डिंग 22 से। ये चीज रिकॉर्डेड नहीं है, उसने खुद कहा है कि ये चीज रिकॉर्ड, इसका मतलब है ओसीआई किस में से माइनस हो जाएगा? सरप्लस में से। ये जो एसओपीएल है ये किसको ट्रांसफर होता है? ये तो एसओपीएल में ट्रांसफर होता है। तो क्या जो नेट प्रॉफिट आपके पास आया हुआ है उसके अंदर ये 7 रिकॉर्ड हुआ होगा या नहीं? नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ। तो अब अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपके प्रॉफिट को कम करेगा ज्यादा। और एक बात तो मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा नहीं, क्योंकि पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था R1 के अंदर, तब आप इंट्रो में थे। अब वो चला गया इंट्रो में, आप आ गए R1 के अंदर। लेकिन एक मैं आपको एरर का तरीका बता देता हूं। एसओपीएल का कोई भी एलिमेंट डेबिट हो रहा हो प्रॉफिट में से माइनस होगा, क्रेडिट हो रहा हो प्लस होगा। एसओपीएल का कोई भी एलिमेंट अगर डेबिट हो रहा हो तो प्रॉफिट में से माइनस कर देना, क्रेडिट हो रहा हो प्रॉफिट में प्लस कर देना। तो आपका ये जो 45 प्रॉफिट आ रहा है इसमें से 7 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 30। और एसेट्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हम इक्विटी बना रहे हैं। एसेट की लाइफ का क्या करना? उसके लिए हमें कोई डाटा, डेप्रिसिएशन का डाटा गिवन होना जरूरी है, कुछ ना कुछ डाटा फिर दिया होता है। इस डाटा से नहीं निकलता, उसने खुद ही हमें बता दिया है। उसने डिवाइड 5 पे किया होगा या 4 पे किया होगा, 4 पे डिवाइड करके 5 आया होगा। हाँ जी, तो आपने जो नेट प्रॉफिट में ऐड करना है वो 45 में से 7 38 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का करते क्या है? रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते हैं और सरप्लस में से ये वो 5 जिसको वो पहले से रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है। उसके बाद 45 से पहले पड़ा हुआ था और हमने एक एंट्री रिवैल्यूएशन की नहीं पास की हुई थी, तो जब रिवैल्यूएशन की हमने एंट्री पास की तो वो ये बनी। वो माइनस कर देंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है ना, और 45 पहले नेट प्रॉफिट फाइंड कर चुके हैं हम, तो लॉस मजीद लिख देंगे 5 का 7 का।
वो तो ओसीआई डेबिट हुआ है, तो रिवेल्यूशन सरप्लस काम करना है ना, तो अभी तो हम सवाल कर रहे हैं। उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हुई, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट में बिल्डिंग का कितना कम हुआ, 10 से, और 15 से बिल्डिंग। वो जो ओसीआई डेबिट हो रहा है, सरप्लस डेबिट हो रहा है 10 से बिल्डिंग का और 15 से, तो इसके लिए आपको 10 से लैंड का और 15 से 25। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जब तक जिस बंदे को IAS 16 के ऊपर ग्रिप नहीं है ना, वो किसी काम का नहीं है। तो IAS 16 के ऊपर वो सारी चीजें, ये नहीं कि अभी, बाद में भी आने वाले टॉपिक्स में भी, वैसे तो नॉन करंट एसेट के सारे स्टैंडर्ड फुल ग्रिप पे होने चाहिए आने वाले सारे स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए, और उनमें से IAS 16 सबसे पहले। अगर IAS 16 नहीं आता ना, तो आगे फिर कुछ भी नहीं आना। हर जगह ये लेजर, कहीं ना कहीं एंट्री इस्तेमाल होती रहेगी। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे बैलेंस एट 31 दिसंबर, जो भी साल था, 300, 138, 99। हमारा तो सारा जो सरप्लस था वो तो सारा खत्म हो गया हमारे पास। किसने कहा खत्म हो गया? बिल्डिंग का पड़ा नहीं हुआ, लैंड का, सॉरी लैंड का पड़ा नहीं हुआ। लैंड का कितना पड़ा टोटल? 25, 10 खत्म हुआ है, 15 तो पड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन सिर्फ ये रिवैल्यूएशन की वजह से ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसमें कोई इतना खास नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं कल को होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा, 14, 15 दोबारा, 16 अभी करने लगे, ये भी दोबारा। मतलब एक क्वेश्चन आपने करना है, वो बिल्कुल छोटा सा ही है, और MCQs सारे। ये आपका कल का काम होगा। मुश्किल सवाल 15वां भी मैं करवा दिया है, 16वां भी करवाने लगा हूं। तो मेन मैंने कल आपको IAS 8 स्टार्ट करवा देना है, उसके अंदर भी ये दोबारा पढ़ेंगे। तो अभी ये चल रहा है टॉपिक खत्म नहीं हो रहा। इसके बाद IAS 8 के साथ ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में आना IAS 8 और इसमें मिक्स हो गया, तो हमने भी ज्यादा प्रैक्टिस उसकी ही करनी है, और उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि कोशिश करना कि आप उसकी रेगुलर क्लासेस लेना, फिजिकल आके। ऑनलाइन वाले जो बंदे सुबह जिनकी आंख नहीं खुलती ना, वो भी कोशिश करें कि वो पहुंचा करें, ताकि, क्योंकि इस क्लास में ना फिर वो मजा नहीं आता। वो पिछले कनेक्टेड हो ना, मैं कोशिश तो करता हूँ कनेक्शन ना ही बने, कनेक्शन बन जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। इसमें सिर्फ एक नई चीज है, इसके अंदर पता नहीं आप नई बुक के अंदर सोल्यूशन ठीक किया या नहीं किया। पुरानी किताब के अंदर तो सोल्यूशन भी गलत होता था इसका। हाँ जी, काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसके अंदर सिर्फ एक नई चीज है, प्रेफरेंस शेयर्स, और कुछ भी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स का रोला है इसमें थोड़ा सा सिंपल क्या कि एक नया, अच्छा आपको पता है ना, प्रेफरेंस शेयर 2 टाइप के होते हैं। जो तो होंगे ना इररिडीमेबल, वो इक्विटी होते हैं। इसका मतलब है उसका जो कॉलम है वो यहां बनेगा, और जो रिडीमेबल होंगे वो यहां पर नहीं आते। वो नॉन करंट, जब कभी उसने हमसे एक्सट्रैक्ट बनवा लिए ना SOFP के, तो तब रिडीमेबल को वहां नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग में लिखेंगे। अब आए जी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, कंप्यूटर वो भी देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले ताकि विद इन टाइम ये कवर हो जाए। काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, is in the process of finalizing its accounts for the year ended 2023. The following information is available. 2023 को इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, और डाटा किसका दिया हुआ है? 1122 का। इसका मतलब है कंपैरेटिव का रोला भी हो सकता है।
ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अगर यहां रिडीमेबल होते तो छोड़ देते, इनरिडीमेबल है तो लेंगे। ये पेपर में ध्यान रखना है ऐसी बातों का। वही लोग घबरा जाते हैं बल्कि गलत करके आते हैं जो आधे सोए आधे जागे होते हैं। शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर आर एंटाइटल्ड टू कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो सवाल आ गया तो डिस्कस भी कर लेते हैं। डिविडेंड ये होता सिर्फ पी शेयर से रिलेटेड बात है। प्रेफरेंस शेयर्स कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव जनाब रिकॉर्डेड इवन डिक्लेयर्ड आर नॉट। कम्युलेटिव डिविडेंड अगर दिया हो ना क्वेश्चन के अंदर, आपने हर हाल में उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे डिक्लेयर हो या डिक्लेयर ना हो, उसके बारे में उसको कहने की भी जरूरत नहीं है। कम्युलेटिव डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का अगर डिक्लेयर्ड है, सॉरी कम्युलेटिव है, तो आपने मस्ट बी रिकॉर्डेड इवन डिक्लेयर्ड आर नॉट। रिकॉर्डेड only if declared। तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड अगर गिवन भी हो बट नॉट डिक्लेयर्ड हो तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ये सिर्फ तब रिकॉर्ड करेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हो कि इतने % डिविडेंड है और डिक्लेयर्ड है। और कम्युलेटिव के लिए सिर्फ इतना ही % देना ही काफी है, वो डिक्लेयर करे या ना करे। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड इज, इसका मतलब है हमने डिविडेंड रिकॉर्ड करना ही करना है। कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि शेयर्स, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि डिविडेंड नहीं बन पाता, मतलब प्रॉफिट नहीं आता इतना, तो शेयर होल्डर कहते हैं कि जो मैनेजमेंट कहती है कि आप डिविडेंड ना हम आपको इकट्ठा अगले साल दे देंगे। इसका मतलब है इसका डिविडेंड देना है, अगर तो हो गया तो रिकॉर्ड हो जाएगा। नॉन कम्युलेटिव है कि अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर गया खत्म, तो वो नॉन कम्युलेटिव होता है, कम्युलेटिव नहीं होगा। तो कम्युलेटिव का मतलब है वो अकर हो चुका है, समझो, चाहे डिक्लेयर है या डिक्लेयर, एंट्री वही है, डिविडेंड की एंट्रीज वही है। द डिटेल्स शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन आर एज फॉलो। ये कैश कंसिडरेशन लिखा हुआ है, ये ना समझ लेना कि ये डिविडेंड कैश डिविडेंड है, शेयर इशू किए हैं कैश के बदले। A right issue 20% at the rate of ₹18 per share on 30th May 2022. Transaction cost 3 million were also incurred. पहली तो बात 20% शेयर इशू किए हैं 30th May 2022। अभी हमने इसका नहीं बनाया। हाँ जी, काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, सरप्लस भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी बनाना है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। तो शेयर कैपिटल के साथ क्या बनाएंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर्स, फिर शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, सरप्लस नहीं है। और एंड पे देखें टोटल का कॉलम बनाना है या नहीं, सरप्लस है, कहता है टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, सरप्लस है। यस यस, ये ओसीआई की यहां पर है, सरप्लस वाला भी बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस या OCI। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एट 1/1/22।
शेयर कैपिटल कितना है? 900 प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 360 शेयर प्रीमियम, 200 जनरल रिजर्व, 150 रिटेन अर्निंग 600 और ओसीआई के बारे में अभी कुछ नहीं बताया। अब हमारा सवाल शुरू हो गया, ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओ। फाइनल डिविडेंड ना हमेशा पहले लिख लिया करो, फिर जैसे जैसे जो डेट है ना वैसे वैसे रिकॉर्डिंग करते जाओ। बस जो डेट लिखी हुई है ना उस हिसाब से लिखते जाओ। फाइनल डिविडेंड को हमेशा पहले लिखते हैं क्योंकि ये पिछले साल का होता है, ठीक है। तो फाइनल डिविडेंड हमारे पास आ गया 10%। अब 10% की अमाउंट कितनी आ गई? और वैसे भी उसने कहा है कि ये किस दिन हो चुका है एप्लीकेबल? अप्रैल के अंदर। और राइट शेयर्स हमने मई के अंदर इशू किए हैं, तो इसका मतलब है फाइनल डिविडेंड पहले आ जाएगा। तो 900 का आना तो वही है, 90 शेयर कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा और रिटेन अर्निंग में से, क्योंकि ये डिविडेंड है, क्योंकि ये डिविडेंड है। फिर फाइनल डिविडेंड के बाद राइट इशू हुए, 180 डेट के हिसाब से जाना है। राइट इशू कितने हुए? 20%। मैंने आपको कहा था सिर्फ दो जगह डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं, इसके अलावा हमें नंबर ऑफ शेयर ही चाहिए होते हैं। तो 990 हमारे शेयर हो चुके हैं टोटल, डिवाइड करेंगे 10 पे तो कितना हो गया? 99 का लेते हैं 20%, कितना? 19. अब 19.8 को एक दफा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल में कितना ऐड हो रहा है, और शेयर प्रीमियम में डन। अब राइट इशू के बाद किसकी बारी आई? इंटरिम की। राइट इशू के बाद कौन सी किसकी बारी आ गई? इंटरिम की, क्योंकि वो अगस्त में हुए इंटरिम, और वो भी बोनस है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ऐड होनी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके साथ ही लिख ले ताकि फिर भूल ना जाए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी अमाउंट है? अगर शेयर प्रीमियम ना पड़ा होता तो रिटेन अर्निंग से माइनस होती, और अगर शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है तो शेयर प्रीमियम से माइनस करेंगे। अब आ जाए हमारे पास इंटरिम। हाँ जी, इंटरिम कितना है? 15%। किस पर अप्लाई करेंगे? इन सबको प्लस करके 900 प्लस 90 प्लस 198, 178 पॉइंट है भी बोनस, 178.2 इधर प्लस और 178.2 यहां से माइनस। अब हमारी शेयर्स वाली सारी बातें कंप्लीट हो गई। पहले बोनस डिविडेंड दिया था, सॉरी फाइनल डिविडेंड था पहले, वो भी बोनस था। फिर मई के अंदर राइट शेयर इशू किए, 7 ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, और अगस्त के अंदर हमारा इंटरिम डिविडेंड। ये सारी बातें करने के बाद अब स्टार्ट कर देते हैं नेट प्रॉफिट, सरप्लस, वो जो बातें आएंगी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है जी? 2022 का 350, और सरप्लस कितना आया? 20 का नेट प्रॉफिट। $350 सरप्लस रीवैल्यूएशन 20। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस वाज कैरीड ऑन 1 जनवरी 2022। साल का शुरू है, ये साल का एंड है, और अगर साल का शुरू है तो इसका मतलब है एक्सेस डेप्रिसिएशन के चांसेस भी बन गए।
जिस साल एसेट हमारा रीवैल्यू हुआ है और साल के शुरू में होता है तो फिर साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन भी लेते हैं और डेप्रिसिएशन लेते हैं तो फिर उसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन भी आती है। फर्स्ट टाइम द रिलेटेड एसेट्स हैड द रिमेनिंग लाइफ इज, इसका मतलब है 20 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे, वो कितना आ जाएगा? तो 4 हम किस में चार्ज करेंगे? एक्सेस डेप्रिसिएशन। चार ऐड कर देंगे और यहाँ से माइनस वो जो 10% हमें ट्रांसफर करेगा वो भी करते हैं। अब आ गया ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, वो किसका करना है? प्रॉफिट का। 350 का 10% ले लो, ठीक होगी बात। अब हमारे पास 2022 की सारी बातें कंप्लीट होगी और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है 10%। अच्छा वैसे तो ये मेरे ख्याल में तो क्योंकि ये इक्विटी है, चाहे सुतेली सही है इक्विटी, लेकिन आई कैप भी इसके साथ में सुतेलों वाला ही सलूक कर रहा है, इसकी डिविडेंड को बिल्कुल एंड पे रिकॉर्ड कर रहा है। आप ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात, क्योंकि कम्युलेटिव है ना। डिविडेंड 10% किसका लेंगे? 360 का, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है। बाकी इसकी ट्रीटमेंट वैसे ही होगी 36 रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। ये आपका 1 साल कंप्लीट हो गया। 10% कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड था ना क्वेश्चन के अंदर, जब ये बात की थी कि अगर कम्युलेटिव हो तो चाहे डिक्लेयर है या नहीं, हमने लाजमी लेना है। तो यहां पर ये आपके पास प्रेफरेंस शेयर 360 का पड़ा हुआ है, तो उसका 10% ले लिया। हाँ जी, पहले शेयर कैपिटल प्लस करके बताएं। 900 प्लस 90 198 178.2 136 66.2 360 355.4 185 614.8 16। हाँ जी, पहले तो आप अपना बैलेंस देखें ना कि ये बैलेंस कब का आ गया। बैलेंस 31 दिसंबर 22। अब बिल्कुल वही काम करना है हमने अगले साल। जो जो चीजें आ रही हैं वो रिकॉर्ड कर देनी है। सबसे पहले क्या देखते हैं हम? फाइनल डिविडेंड है या नहीं। हाँ जी, फाइनल डिविडेंड पे आ जाए जरा। डिविडेंड ये नीचे गिवन है, कैश डिविडेंड होता है। ये आपके पास कैश डिविडेंड है फाइनल 10%, जो कि 2022 का है। रिकॉर्ड किस में होना है? 2023 में। फाइनल कैश डिविडेंड 136.6 कैश डिविडेंड है, यस तो सिर्फ रिटेन अर्निंग में से 136.2 136.62 डन। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास राइट इशू। पहले यहां पर देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो और डिविडेंड रिकॉर्ड होना हो। 15% इंटरम कैश भी है। ये कब रिकॉर्ड होना है? सिंगल स्टोर है तो अगस्त में। अगस्त से पहले कुछ हुआ है तो वो देख लेते हैं। राइट इशू किस डेट को हो रहे हैं? 10 जून को। 1 for 8 शेयर ऑलरेडी हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 11 पर शेयर। इसका मतलब है 21 रुपए का शेयर इशू हो रहा है। ये बात समझ लगी? यस एक अगर वो कहता ना 21 रुपए 11 रुपए का शेयर इशू किया है, इसका मतलब है 10 होती पार वैल्यू, 1 रुपए होती प्रीमियम। अब वो क्या कह रहा है? शेयर इशू किया है एट अ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम ही 11 रुपए है। तो शेयर इशू किस में किया? 10 तो पार वैल्यू है और 21 11 प्रीमियम आ गया। और ये पास पेपर के अंदर भी कॉन्सेप्ट आ चुका है।
उसने एक दफा ये लिख दिया था 100 रुपए पार वैल्यू थी, प्रीमियम 120 था, बच्चों ने पूरा शेयर 120 ही लेकर ले, ठीक है। तो क्या हुआ ये आगे कहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है 4 मिलियन। 1/8 तो सबसे पहले राइट शेयर, क्या कैसे फाइंड करते हैं 1366.2 डिवाइडेड बाय कितने आ गए 1366.2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 170.775। यस सर। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम। तो 10 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना शेयर कैपिटल आ रहा है 1707.75 और शेयर प्रीमियम कितना आ रहा है 1878.525। चलें जी, उसका राइट शेयर भी हो गया, ये ऊपर वाली बातें तो खत्म हो गई। उसको पहले 10 यस सर 10 पे डिवाइड किया नहीं है, नहीं किया 10 पे डिवाइड करके करना भाई, ये एक पॉइंट 10 पे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर चाहिए ना, 10 पे डिवाइड एक बार जीरो कम कर दें, उसका 187 मिलता है, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, 170 ही बनता है सर। तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, एक 10 पे डिवाइड किया था, यस सर 10 पे डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई में 1/8 करेंगे, 170.75 बनता है। 170.777, तो उसको 10 से वैल्यू तो यही आ रही है, यस सर पॉइंट आगे कर दें 170 बनता है, इसको 170 इशारिया कर ये 17 आएगा, दिया 17.02 0.775 ये 187 हो जाएगा। चलें, अब ठीक राइट शेयर के बाद आ जाएं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी साथ ही लिख लें, शेयर प्रीमियम में से माइनस। उसके बाद हमारा ये मामला क्लियर हो गया। अब आ जाए नेट प्रॉफिट वाली साइड पे। इंटरम डिविडेंड कितना है जी, 15 किसके ऊपर अप्लाई करेंगे इंटरम डिविडेंड, इन दोनों को प्लस करके प्लस कर 1366.2 प्लस 170.775, जो आंसर आ रहा है उसका इंटरम डिविडेंड ले लें। 15% लेना है, 230.5 माइनस करेंगे सर 55। उसके बाद नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है जी 400 400 का क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग में ऐड करेंगे। अब आ जाए रीवैल्यूएशन वाली साइड पे। वो कहता है आपके पास 4 मिलियन का लॉस आया। अब यहां पर जरा थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहिए होगी प्रॉपर। सबसे पहले हमारे पास साल का एंड जब आया होगा, रीवैल्यूएशन अगर साल के शुरू में हो जाए तो पहले हम रीवैल्यू करते हैं और बाद में डेप्रिशिएट करते हैं, ऐसा ही है। वो कहता है कि अगर पॉजिटिव है तो सरप्लस है और अगर नेगेटिव है तो लॉस है। पिछले साल आपने 1 जनवरी को रीवैल्यू किया एंड अदर रीवैल्यूएशन फिर कब किया, 1 जनवरी 2023 को। जब 1 जनवरी 2023 को रीवैल्यू किया होगा, क्या पहले एक्सेस डेप्रिसिएशन आ चुकी होगी या नहीं, आ चुकी है, या पहले रीवैल्यू किया या पहले डेप्रिशिएट किया, पहले रीवैल्यू किया। साल के शुरू में रीवैल्यूएशन हो रही है, इसका मतलब ये हुआ
कि आपका 4 का लॉस आया है, आपका कितना सरप्लस पड़ा हुआ था पहले? 20 टोटल था, 4 का खत्म हो गया, 16 आपका पड़ा हुआ था सरप्लस, जिसमें 4 माइनस होके अब सरप्लस कितना रह गया? 12। और रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? 4 साल। रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? सर जी 20 में 4 माइनस तो 20 से 4 माइनस के 16 आया, और 16 में से अब जो लॉस 4 का आया, पहले तो एक्सेस डेबिशन माइनस हुई थी ना पिछले साल, तो हमारा बैलेंस जो पड़ा था वो 16 का पड़ा हुआ था, 20 का टोटल सरप्लस आया था, 4 एक्सेस डेबिशन पिछले साल आ गई, और इस टाइम कितने का सरप्लस पड़ा था आपके पास? और साल के शुरू में ही 4 का लॉस आ गया, तो जब लॉस आएगा तो पहले जितना सरप्लस पड़ा है उसे डेबिट करेंगे, तो 4 लॉस खत्म किया, तो इस टाइम आपका साल के एंड पे 12 का सरप्लस पड़ा हुआ है। तो पहले एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन बाद पहले रीवैल्यूएशन का जो एडजस्टमेंट की वो करनी है, रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन लॉस से आपका जो सरप्लस है, आपने एंट्री क्या पास की होगी? ओसीआई डेबिट, पीपी। अब आपके पास 12 से सरप्लस पड़ा हुआ है और रिमेनिंग लाइफ कितनी है? तो क्या करेंगे? एक्सेस डेप्रिसिएशन, रिटेन अर्निंग में ऐड और ओसीआई से ट्रांसफर भी है 40, रिटेन अर्निंग से माइनस और जनरल रिजर्व में ऐड, और प्रेफरेंस डिविडेंड पी डिविडेंड लिख लेते हैं, वो तो 36 ही हर साल आता रहेगा क्योंकि उसका डिविडेंड फिक्स होता है। इस क्वेश्चन को आपने दोबारा करना है, फिर जो भी मसले आएंगे कल फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपका जो कल का काम है एमसीक्यूज करने हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करना।